मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड जो कनेक्टेड हो। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल पहले समय की बात करता है जब ये वर्ल्ड कनेक्टेड नहीं था। जो हम आज देखते हैं कि कंट्रीज हैं, यूएसए है, रशिया है, जर्मनी है, इंडिया है, चाइना है, ये सब कनेक्टेड है ना। कोई कुछ इंपोर्ट करता है, कोई कुछ एक्सपोर्ट करता है, रिलेशंस है हमारे। बट ये उस टाइम की बात करेगा जब कुछ रिलेशंस नहीं थे। फिर कैसे इन कंट्रीज में कनेक्शन आया, कैसे रिलेशंस बने, और फिर जहां रिलेशन आता है वहां लड़ाइयां भी होती है। तो कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर और उसके बाद का भी इंपैक्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसे चैप्टर 1 2 एनिमेटेड तरीके से देखा, वैसे ये भी चैप्टर पूरा एनिमेशन में देखेंगे। इसे एक वीडियो में खत्म करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी। और फिर चले जाना डिस्क्रिप्शन में, जहां मिलेगा ये पीडीएफ। इस पीडीएफ में है सारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। जिसको सॉल्व कर लोगे ना तो कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक 1, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब क्या है? देखो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, फैक्ट्रीज की ग्रोथ। अब ये है प्री मॉडर्न वर्ल्ड कि जब ये सब नहीं हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। हम ये डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 1 में। तो जब ये सब नहीं हुआ था तो क्या नहीं था? इंडस्ट्रीज नहीं है तो लोगों के पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है। इंडस्ट्रीज ही तो काम दिलवाती थी। तो अब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। किस लिए? काम के लिए। लोगों को काम चाहिए, पैसे कमाने हैं। तो अब जब लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं ना, तो सिर्फ लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ लोग इधर से उधर नहीं जाते हैं। उनके साथ जो वो सोचते हैं, जो वो खाते हैं, जो वो बिलीव करते हैं, जो वो फैलाते हैं अपनी नॉलेज, वो सब कुछ मूव करता है यार। जैसे अगर तुम अपना स्कूल चेंज करके एक दूसरे शहर में कॉलेज में जाओगे तो वहां पर तुम्हारे यहाँ पर क्या बिलीव्स थे, तुम कैसा सोचते थे, तुम्हारे पॉलिटिकल व्यूज क्या थे, वहां जाके तुम ये सब शेयर करोगे। तुम यहाँ अगर मान लो तुम साउथ से हो, तुम यहाँ पर इडली डोसा खाते थे, नॉर्थ में चले जाते हो तो वहां पर छोले भटूरे खाओगे, उन्हें अपना डोसा इंट्रोड्यूस करोगे। इसी तरीके से एक्सचेंज हुआ लोगों के बीच जब माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट हुआ लोगों का। अब ये मूवमेंट जो हो रहा है, इसके कुछ रास्ते होंगे ना, कुछ रास्ते होंगे जो पूरे वर्ल्ड को लिंक करेंगे। उन रास्तों को नाम दिया गया था सिल्क रूट्स। ये मत सोच लेना कि ये रूट्स यानी कि ये रास्ते हैं और सिल्क यानी कि सिल्क तो सिर्फ सिल्क जाएगा इन रास्ते से। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ नाम है सिल्क रूट्स। और सिल्क रूट्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो वहां पे 3 पॉइंट्स लिखना है, जिनको याद करने के लिए एक मिमोनिक छोटा सा। देखो यार, मिमोनिक CPM है, CM होता है और एक PM होता है। थोड़ा सा कॉम्बो बना दो, CPM। C से क्रिश्चियन एरा। इससे क्या रखना है कि ये जो रूट्स थी ना, ये क्रिश्चियन एरा के पहले से थी और 15th सेंचुरी तक थी। द रूट्स हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। देन P से याद रखना है कि यहां पे पॉटरी भी ट्रेवल करती थी। चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। उसी रूट पे चाइनीज पॉटरी भी जाती थी और उसी रूट पे इंडिया से स्पाइसेस यानी कि मसाले और टेक्सटाइल्स भी गिरते थे, यूरोप के साइड जाते थे। यानी कि उसी एक रूट पे चाइनीज पॉटरी भी आ रही है, उसी से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस भी आ रहे हैं। तो वो रूट कौन सी थी? सिल्क रूट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट रहेगा CPM में M से याद रखो मेटल्स। तो अब जब कुछ जा रहा है तो उधर साइड से कुछ आएगा भी। तो इन रिटर्न प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। एशिया से मसाले टेक्सटाइल जा रहे थे तो एशिया में प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर आ रहे थे। ये 3 पॉइंट है किसके बारे में? सिल्क रूट्स के बारे में। याद रखना है, सिल्क रूट्स ऐसी रूट्स बिल्कुल भी नहीं थी जहां पे सिर्फ सिल्क ट्रेवल करे, बल्कि सब कुछ ट्रेवल कर रहा था। और सिल्क रूट्स इंपॉर्टेंस दिखाता है चाइनीज सिल्क की, क्योंकि चाइनीज सिल्क सबसे ज्यादा ट्रेवल होता था इधर से उधर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? सिल्क रूट। अब जो ये रूट्स थी, इस पे जब इतना कुछ ट्रेवल कर ही रहा था तो फूड भी ट्रेवल करेगा। अब फूड जब ट्रेवल हुआ, उसका सबसे अच्छा 2 एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में। सबसे पहला है नूडल्स। जब नूडल्स ट्रेवल होता है कहां से? नूडल जाता है वेस्ट से, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड से चाइना की तरफ, ईस्टर्न वर्ल्ड में। तो वहां पर उसको बोलते हैं स्पैगेटी। और उसी तरीके से लोगों का मानना था कि अरब के जो ट्रेडर्स थे ना, अरब के ट्रेडर्स पास्ता लेके जाते हैं इटली में। कब? 5th सेंचुरी में। और इंडिया और जापान में भी ऐसे ही सेम फूड्स थे, बस अलग अलग नाम से थे। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे फूड एग्जिस्ट कर रहे थे। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपना फूड एक्सचेंज करेंगे, नया फूड इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां का नया फूड एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में वो फूड अलग अलग नाम से थे। तो इसलिए लोगों में अब भी कंफ्यूजन थी कि कहां पर इनका बेसिक ओरिजिन हुआ था। जो सिल्क रूट पढ़ा
उस पर ये एक इमेज तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है। हम आगे एंड में चैप्टर के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तो अभी उसकी चिंता मत करना। फिर आ जाओ नीचे, देखो फूड डिस्कवर हो रहा था उस टाइम पे यार, उस टाइम पे बिल्कुल वर्ल्ड नया था, काफी पुरानी बात हो रही है, सोचो 5th सेंचुरी तक हम पहुंच चुके हैं। अब उस टाइम पर जब लोग एक जगह पर रिसोर्स पाते थे कि यहाँ पर ये पाया जाता है, वहां पर वो पाया जाता है, तो बस भेड़ बकरी के तरह माइग्रेशन चालू, लोग इधर उधर भागने लगते थे कि अरे वाह वहां पे रिसोर्स ज्यादा है तो चलो वहीं चलते हैं। इसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक कॉन्टिनेंट ढूंढा अमेरिकाज नाम का। अब ये अमेरिका में क्या क्या इंक्लूडेड था, जो आज हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, ये सब मिला के उस टाइम पे बोला गया था अमेरिका, जिसको ढूंढा किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब बस ढूंढते ही लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेस हैं, तो लोग वहां पर माइग्रेशन चालू कर देते हैं। और फिर 1849 में एक ऐसी चीज होती है यार जो फूड की इंपॉर्टेंस को दिखाता है, जो फूड की इंपॉर्टेंस, फूड के ऊपर लोग कितना डिपेंड हो जाते हैं वो दिखाता है। एग्जाम्पल है आयरलैंड का। आयरलैंड में यार जो गरीब किसान थे ना, वो काफी ज्यादा डिपेंड हो गए थे किस पे, पोटैटोस पे, आलू पे। यार आलू कितना ज़्यादा पसंद है हम सबको, वैसे ही वहाँ पर भी आयरलैंड में भी सबको पसंद था, वो सस्ता भी था, लोगों के पास एक्सेसिबल भी था। बट जब इसी आलू में डिजीज लग जाती है, यार देखो सिर्फ इंसानों में तो डिजीज लगती नहीं है, प्लांट्स में भी डिजीज लगती है ना, जो क्रॉप खराब कर देती हैं। जब पोटैटोज में डिजीज लग जाती है, पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो जाता है मिड 40s में, उस टाइम पे लाखों लोग की जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से, क्योंकि उन्हें उनका फेवरेट आलू नहीं मिल पाता है। और ये एनसीईआरटी की इमेज तुम्हें दिखा रही है क्या, द इरिश पोटैटो फेमाइन 1849। अगर इमेज देकर पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मार्क करना है इरिश, इरिश आयरलैंड, तो इरिश पोटैटो फेमाइन यानी कि भूखमरी, जो वहां पर ऐसा हादसा हुआ। कब हुआ था, 1849 में। तो हमने देखा कि सिल्क रूट्स पे काफी कुछ ट्रेवल कर रहा है, टेक्सटाइल हो, स्पाइसेस हो, मेटल्स हो, फिर फूड हो। तो अब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, फूड ट्रेवल कर रहा है। तो लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, हमने देखा कि फूड में डिजीज हो सकती है, तो इंसानों में भी तो डिजीज होती है। अगर लेट सपोज किसी इंसान को वेस्ट इंडिया मान लेते हैं हम, जयपुर में अस्थमा है, वो अगर ईस्ट इंडिया में जाएगा तो वहां पर भी उसको अस्थमा या कोई और बीमारी जो उसके है वो रहेगी ना। उसी तरह से बीमारियां भी ट्रैवल कर रही थी, और बीमारी काफी बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, कॉन्क्वेस्ट में, जीतने में। क्या जीतने में, पूरा का पूरा लैंड जीतने में। कैसे, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल है ये पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों का। जो ये पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग थे ना, ये जब अमेरिका जाते हैं, वहां के लोगों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, वहां के लोगों पर जीतना चाहते हैं कि ये सब मेरे गुलाम बन जाएं, तो वहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ा फायर पावर या फायर आर्म्स की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर कोई बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक छोटी सी बीमारी, कौन सी बीमारी, स्मॉल पॉक्स, जो आज छोटी सी बीमारी है स्मॉल पॉक्स, कि हम चलते हैं जाकर वहां पर वैक्सीन ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। उस टाइम पे वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, अमेरिका एक बहुत नया सा कॉन्टिनेंट था। तो वो वहां पर जब जाते हैं पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग, तो वहां पर स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हो जाता है। और जो नए लोग थे, देखो जो अमेरिका के लोग हैं वो नए लोग हैं, वो बिल्कुल भी इम्यूनाइज्ड नहीं है, उनके पास कोई भी अपने इम्यूनाइजेशन नहीं है स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। तो उन्हें स्मॉल पॉक्स लगते ही काफ़ी भारी मात्रा में लोग वहाँ पर मर जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्पेनिश और पोर्टुगीज की विन में, वहाँ पर कैप्चर करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ये जो स्पेनिश और पोर्टुगीज लोग थे, ये तो पुराने थे, इनके पास इम्यूनाइजेशन था, इनकी बॉडी रेडी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। बट अमेरिका के लोग बिल्कुल नए थे, वहाँ पर स्मॉल पॉक्स का कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं था। और इसको ही नाम दिया गया बायोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि जो युद्ध लड़ा गया वो बायोलॉजिकल मीन्स के द्वारा लड़ा गया, जो कि था स्मॉल पॉक्स के जम्स। और कई लोग अब भागने लगे, जैसा मैंने बताया कि जहां पर भी अच्छी चीजें मिलती थी, रिसोर्सेस मिलते थे, लोग वहां पर भागने लगते थे। उसी तरीके से एक सिटी के सर्च में निकल गए। अफवाह उड़ी थी कि एक सिटी है एल डोराडो, जहां पर काफी सारा गोल्ड है। तो वहां पर सबके सब भाग जाते हैं। तुम्हें कहीं नहीं भागना है, तुम्हें बस इतना रखना है कि इससे एक एमसीक्यू आ सकता है कि विच सिटी वॉज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोराडो। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा कि अब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो लोग वहां पर कैप्चर करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं। पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने कब्जा कैसे किया, स्मॉल पॉक्स का यूज करके, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की उनके पास तो थी इम्यूनाइजेशन, उनकी बॉडी तो लड़ सकती थी। बट अमेरिका में ये बिल्कुल नया था, तो वहां पर लोग आसानी से मर गए। अब उस टाइम पर जब कैप्चर करना है तो उन्हें चाहिए लोग, अपनी एक सेना चाहिए, अपने लिए नौकर चाहिए, स्लेव्स चाहिए, स्लेव्स।
तो उस टाइम पे स्लेव्स को लोग खरीदते थे और बेचते भी थे। ये एक इमेज दिखा रही है, स्लेव्स की सेल लगी हुई है जहां पर स्लेव्स खरीदे जा रहे हैं। चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी 18वीं सेंचुरी तक, बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और इंडिया पर ब्रिटिश का कब्जा बढ़ता गया, जिसके वजह से चाइना का आइसोलेशन और ब्रिटिशर्स का कब्जा इंडिया पे, ये दोनों वजह से क्या होता है कि लोगों का शिफ्ट किधर चला गया, अमेरिका की तरफ। क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही इतना ज़्यादा प्रॉस्परस था, इतने रिसोर्सेस और मिनरल्स थे कि लोग इंप्रेस थे। तो इस वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड था, लोगों का इंटरेस्ट था, वो किधर चला गया, अमेरिका की तरफ। अब हम आ गए टॉपिक 2 पे, द 19th सेंचुरी। यहाँ पे काफी लंबा पीरियड की बात करेंगे हम, 1815 से 1914 तक, एक पूरी सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बात करेंगे। अब यहाँ पर वर्ल्ड काफी तेजी से चेंज हो रहा था क्योंकि लोगों ने माइग्रेट करना सीख लिया था। होता क्या है, फ्लो होते हैं 3 फ्लोज, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्या मतलब है, देखो ये 3 फ्लो जो हमने समझे, इस पे क्वेश्चन आएगा कि कैसे ये तीनों फ्लोज आपस में इंटरवुवन या इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो समझने के लिए पहले देखते हैं फ्लोज। फ्लो ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है यार, सिंपल भाषा में बाइंग सेलिंग, खरीदना और बेचना, ये हो गया ट्रेड। लेबर का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूमंस, क्योंकि उस टाइम पे जो भी ट्रैवल कर रहा है वो जॉब के लिए ट्रैवल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो वो नौकर है, लेबर है। थर्ड कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, अगर लोग जा रहे हैं तो वो पैसा कमाएंगे, यानी कि पैसे का एक्सचेंज हुआ। और अगर कुछ अमीर लोग जा रहे हैं जॉब देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो भी पैसे का ही मूवमेंट हुआ। वही लिखा है मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि मनी फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जाते थे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कि वहाँ बैठ के स्लेव्स खरीद के या फिर एक पूरा लैंड खरीद के वहाँ पे काम करवा देते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे। अब ये जो 3 चीज़ है ना, देखो सबसे पहले तो फ्लो ऑफ लेबर, लेबर जा रहा है, इंसान इधर से उधर जा रहा है, तभी ट्रेड होगा, तभी बिजनेस होगा। वो लेबर ही तो कोई सामान लेके जाएगा, कोई गुड्स लेके जाएगा बेचने के लिए, या काम करने जाएगा किसी फैक्ट्री में, तो लेबर का तो मूवमेंट होगा, तभी ट्रेड का मूवमेंट होगा। और ट्रेड कब हो पाएगा, जब पैसे होंगे। लेबर जा रहा है, उसे पैसे चाहिए, वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, और अगर पैसे चाहिए तो वहां पे किसी के पास पैसे होने चाहिए। तो ये तीनों चीज आपस में काफी कनेक्टेड थी, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैसे कनेक्टेड थी, इसका एग्जांपल समझो कि अगर कोई भी चीज रिस्ट्रिक्ट हो गई इन तीनों में तो पूरी की पूरी सिस्टम खराब हो जाएगी। मान लो अगर फ्लो ऑफ लेबर खराब हो गया, अगर वो लेबर नहीं जा पाया तो क्या होगा, वो अपने साथ सामान नहीं ले जा पाएगा जिसको वो बेचना चाहता था, या वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी नहीं ले जा पाएगा वहां पर नौकर बनने की। तो उसके वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं हो पाएगा, और ट्रेड नहीं हो पाएगा तो पैसे का फ्लो तो कहां से हो पाएगा यार। इस पर एक आंसर तुम्हें क्या लिखना है डिटेल्ड, वो सबके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है यार। ये ऐसा एक पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जाना वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे ब्रिटेन के लोग जब खुद से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके, क्रॉपिंग करके, फार्मिंग करके खुद से क्रॉप्स उगाने लग गए ना, तो वही चीज वजह बन गई उनके लोअर लिविंग स्टैंडर्ड की। वो चीज उनको और ज्यादा परेशान कर देती है। कैसे, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझो, कौन लॉ यहाँ पे हम देखने वाले हैं जिसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, बट तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले समझो कि ब्रिटेन जो था वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, फूड डिमांड बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स चाहिए होंगे लोगों को। जब फूड ग्रेन्स चाहिए तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भाई सारे जो हमारे ही लोग हैं वो सब खुद से करते हैं, क्या खुद से उगाते हैं, खुद से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अपना फायदा हो सके, हम खुद से बनाएंगे। क्योंकि कहीं से भी तुम इंपोर्ट करोगे यानी कि खरीदोगे तो उसमें पैसा लगता है ना, तो खुद से बनाओ। अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन ने ऐसा किया। और ऐसा क्या करके किया था, कॉर्न लॉ लगा के किया था। कॉर्न का मतलब क्या होता है, एक ग्रेन होता है ना कॉर्न, कॉर्न यार भुट्टा जो खाते हो, तो कॉर्न से समझ लो फूड, फूड लॉ समझ लो, नाम याद रखना कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या करता था कि अगर इंपोर्ट होता है तो उस पर एक टैक्स लगा देता था। तो अब इंपोर्ट पे टैक्स लगा देगा तो ऑफ कोर्स वो महंगा हो जाएगा, और लोग यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही खरीदेंगे, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही यूज करेंगे। तो यहाँ तक तो हमें ब्रिटेन का फायदा दिख रहा है कि अरे वाह, डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रही है, घर में ही खाना बन जा रहा है, तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। और जो बाहर से मंगाना है उस पर हमने लगा दिया टैरिफ, टैक्स लगा दिया है, जिसको बोल रहे हैं कॉर्न लॉ, जिसकी वजह से बाहर से इंपोर्ट होगा भी तो लोग नहीं खरीदेंगे।
अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग जा रहा है। अब 1815 से 1914 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज आ रही हैं। तो जो फैक्ट्रीज आती हैं ना, किसी भी चीज़ की फैक्ट्रीज हो, उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, तभी तो वो फैक्ट्री बनाएगी। मान लो वो कॉटन चाहिए ना, कॉटन रॉ मटेरियल, तभी तो कपड़े बनेंगे फैक्ट्रीज में। तो वो फैक्ट्रीज से काफ़ी प्रेशर आने लग गया कि हमें रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में चाहिए, बट इतना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा था। अब प्रेशर आने पड़ गया गवर्नमेंट पे, कहाँ से? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज को अगर वर्क कराना है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए ना, सप्लाई करना पड़ेगा। बट ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस था, ये मैच नहीं कर पा रहा था डिमांड को, इतना ज़्यादा ये लोग नहीं उगा पा रहे थे जितना इंडस्ट्रीज डिमांड कर रही थी। तो ये सब जब गवर्नमेंट ने देखा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब उन पे प्रेशर किया, तो उन्होंने कॉर्न लॉ हटा दिया। कॉर्न लॉ क्या था कि इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा। अब इंपोर्ट पे टैक्स हटा दिया तो क्या हुआ? कॉर्न काफ़ी आसानी से आने लग गया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए थे, वो आसानी से अब अवेलेबल हो गए थे ब्रिटेन में। बट कुछ चीज़ों का फ़ायदा अगर हो रहा है किसी साइड पे, तो किसी साइड पे नुकसान होगा। जैसे ही कॉर्न लॉ हट जाता है, जैसे ही कॉर्न लॉ हट जाता है, तो ब्रिटेन में जो इम्पोर्टेड फूड था वो सस्ता हो गया, जिसकी वजह से जो वहाँ के डोमेस्टिक लोग थे, वहाँ के जो लोकल किसान थे, वो compete नहीं कर पा रहे थे इंपोर्ट से, क्योंकि इंपोर्ट तो हुए जा रहा है, बाहर कंट्रीज से आ रहा है। बट ये जो डोमेस्टिक लोग थे, ये इतना नहीं बना पा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के बाद लोगों ने ये सब छोड़ दिया, उगाना ही छोड़ दिया, काफ़ी लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, और सब के सब भाग गए सिटीज़ में। जहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ था, वहाँ पे नई जॉब के लिए। तो क्या कर रहे हैं इवेंचुअली? माइग्रेशन ये लोग भी कर गए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉर्न लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट वर कॉर्न लॉस, कि कॉर्न लॉस थे क्या। देखो, कॉर्न लॉस वर टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फूड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में फूड का इंपोर्ट होता था ना, कॉर्न का नहीं, सिर्फ फूड का जो इंपोर्ट हो रहा था, उस पर क्या लगाया गया था? एक टैक्स, एक टैरिफ लगाया गया था, वही था कॉर्न लॉस। अब जब देखा गया कि यहाँ पर इंपोर्ट पे जो टैरिफ लगा, इस वजह से इंपोर्ट कम हो रहा था, तो लोगों को क्या था, सारा का सारा प्रेशर गया किस पे? जो डोमेस्टिक लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल किसान प्रोड्यूस कर रहे थे। बट लोकल किसान उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे जितना वहाँ की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को हटा दिया, कॉर्न लॉ को बैन कर दिया। अब कॉर्न लॉ बैन यानी कि इंपोर्ट पे टैक्स बैन। जब इंपोर्ट पे टैक्स बैन हो गया तो क्या हुआ? तो आसानी से इंपोर्ट होने लग गया रॉ मटेरियल्स का, फूड का, जिसकी वजह से और बढ़िया तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बट कुछ बढ़िया हुआ तो कुछ खराब भी हो गया। क्या हो गया? वहाँ के जो लोकल किसान थे, उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, वो बिल्कुल भी सही से कॉम्पीट नहीं कर पाए इंपोर्ट के साथ। इंपोर्ट आसानी से हो रहा था, बट वो इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने, कई लोगों ने किसानी विसानी छोड़ के माइग्रेशन कर लिया, इधर उधर चले गए। अब क्या इसका मतलब ये है कि कॉर्न लॉस को जो ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया, उससे ब्रिटेन का घाटा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन क्या देखी थी कि अगर जब ब्रिटेन खुद प्रोड्यूस कर रहा था तब उसका घाटा हो रहा था। क्या देखा था? कि ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। कि जब ब्रिटेन खुद प्रोड्यूस करता है, सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है फूड में, तो लोअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है। क्यों लोअर लिविंग स्टैंडर्ड? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, और लिविंग स्टैंडर्ड वहीं बढ़ेगा जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब ग्रो होगी यार, तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। आई होप तुम ये पूरा का पूरा सीन समझ पा रहे हो। और अब हम देखते हैं कि कॉर्न लॉस को हटा देने के बाद, कॉर्न लॉस को एबॉलिश करने के बाद, कैसे ब्रिटिश लोगों का फायदा हुआ, कैसे उन सब को प्रॉफिट मिला। तो देखो, पॉइंट वाइज देखना है। पहला पॉइंट, आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ द कॉर्न लॉस, यानी कि कॉर्न लॉस हटाने के बाद, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। कि जब फूड ग्रेन्स आसानी से इंपोर्ट किए जा सकते थे, इंपोर्ट किए जा रहे थे कॉर्न लॉस को हटाने के बाद, तो अब और ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गया, और यहाँ पर फूड प्रोड्यूस करना इन्होंने लगभग बंद कर दिया था। तो क्या हो रहा था? सेकेंड पॉइंट, अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड वॉज क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपैंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। कि ब्रिटिश डिमांड के साथ मैच करने के लिए, उनकी जितनी डिमांड है उतना सप्लाई करने के लिए पूरे वर्ल्ड में लैंड क्लियर करने लग गए, सब हटा हटा के खेती चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश को बेच सके, ब्रिटेन की डिमांड को मैच करने के लिए सब हुआ। थर्ड पॉइंट, देयर हैड बीन कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन लेबर मूवमेंट पैटर्न, कैपिटल फ्लो, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। देखो, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए किसके फ्लो में? लेबर मूवमेंट में।
क्यों लेबर मूवमेंट चेंज हुआ, इंसान का मूवमेंट क्यों चेंज हुआ, बताया ना अभी। जब देखा लोगों ने कि यहाँ पर तो हम पीसेंट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ब्रिटेन के लोकल, तो वो माइग्रेट करने लगे दूसरी जगह पे जॉब्स के लिए। फोर्थ पॉइंट, क्रॉप्स वर नॉट ग्रोन बाय पीसेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाय एग्रीकल्चर वर्कर, फूड केम फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। अब फूड वहीं पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था कि अपना किसान अपने ही लैंड को टाइल करके, यानी कि वहाँ पे खेती करके, खोद के खेती करके तुम्हें फूड दे रहा हो, फूड ग्रेन उगा रहा हो, नहीं, फूड ग्रेन अब काफ़ी दूर से आने लग गया था, ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जा रहा था। फिफ्थ पॉइंट कि फूड एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज वर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज एंड शिप्स। तो रेलवेज और शिप्स की मदद ली गई, यानी कि नए टेक्नोलॉजी की मदद ली। उस टाइम पे बिल्कुल नया था, रेलवेज और शिप्स का यूज़ करके काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट चालू हो गया था ब्रिटेन में फूड मटेरियल्स का। तो ये सब कॉर्न लॉ को हटाने के बाद पॉसिबल हो पाया। तो कॉर्न लॉ हटाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अब वहाँ आसानी से इंडस्ट्रीज ग्रो कर पा रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पा रहा था। भाई मज़ा आया। ये एक इमेज क्या है, ये दिखा रही है माइग्रेशन, कैसे लोग यूएस छोड़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे जब कॉर्न लॉ हट गया था। और ये एक इमेज दिखा रही है कि इरिश के लोग वेट कर रहे हैं शिप का। ये दोनों इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इमेज क्वेश्चन वाली रहेगी इंपॉर्टेंट रहेगी, एक बार हम फिर से एंड में देखेंगे एज टोल्ड। अब आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पे, आगे हमें देखना है कि ब्रिटिश ने इंडियन पे क्या किया, इंडियंस पे क्या किया, वहाँ से कैसे अपनी हेल्प ली, क्योंकि ब्रिटेन हर जगह से अपनी हेल्प चाहता था। तो वहाँ पर उन्होंने बनाया एक इरिगेशन कैनाल का नेटवर्क, जिसको वो लोगों ने बोला कैनाल कॉलोनीज। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर कैनाल कॉलोनीज, शॉर्ट आंसर 1-2 मार्क्स का आएगा। तो उसके लिए समझ लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे जो थोड़े से सेमी डेजर्ट एरियाज थे जहां पर सही से खेती नहीं हो पा रही थी, जिन्हें पानी की जरूरत थी, वहां पे इरिगेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम बनाया इरिगेशन कैनाल्स का एक नेटवर्क। वो सारे के सारे सेमी डेजर्ट एरिया को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, कि वहाँ पर भी आसानी से गेहूं, अनाज, कॉटन या कुछ भी ग्रो हो सके, ताकि वो वहाँ से भी फ़ायदा ले सकें। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, इरिगेशन कैनाल्स का एक नेटवर्क। तो ऐसे जो लैंड थे जहाँ पर, ऐसे जो लैंड्स थे जहाँ पे इरिगेशन कैनाल्स से पानी पहुँचता था, उन्हीं को बोला गया था कैनाल कॉलोनीज। कैनाल यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इरिगेशन नेटवर्क बना था वो कैनाल बोलते हैं ना, जिससे पानी पहुँचाते हैं, तो वो पानी पहुँचाने वाला। और कॉलोनीज का मतलब होता है ऐसा लैंड एरिया जिस पे किसी का कब्जा हो। उस टाइम पे इंडिया पे किसका कब्जा था, ब्रिटेन का। तो वो थे कैनाल कॉलोनीज। आंसर आराम से लिख सकते हो कि कैनाल कॉलोनीज वर द एरियाज irrigated by the new irrigation system of British Indian government which were settled by the peasants from other parts of Punjab। कई अलग अलग एरिया से पंजाब के पीसेंट्स को बुलाया गया था और ये सब काम करवाया गया था। तो नेक्स्ट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया। अभी मैंने बताया कि वहाँ पर जब कॉर्न लॉ हट गया तो इंपोर्ट होने लग गया था। इंपोर्ट के लिए क्या चाहिए, रेलवेज चाहिए, अच्छी स्टीम शिप्स चाहिए, अच्छी शिप्स चाहिए, जिससे सब कुछ इधर से उधर ट्रैवल हो सके। और यहाँ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीट का, कि जो मीट होता है ना, वो सिर्फ खाने के लिए, टेस्ट के लिए नॉनवेज नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे मीट का ट्रेड हो रहा था, बाइंग सेलिंग चल रही थी, जिसमें काफ़ी प्रॉफिट था। अब वो प्रॉफिट कैसे सच में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, उसके ट्रैवल की वजह से। क्योंकि मीट ट्रैवल करना है तो उसके लिए शिप्स या फिर गोड्स, जिस भी चीज़ का मीट चाहिए था, वो वहाँ जो शिप्स होती थी ना, शिप्स, अरे ट्रैवल कराने वाली शिप्स, वो शिप्स में रख कर ले जाई जाती थी सारी की सारी गोड्स वगैरह, सारे के सारे एनिमल्स जिससे मीट चाहिए, तो अलाइव रखे जाते थे, जिंदा रखे जाते थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते थे। और कई तो दब के कुचल के वो ट्रैवल टाइम में ही मर जाते थे, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। बट जब इन्वेंशन हो जाता है रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, यानी कि ऐसी शिप्स जहाँ पर रेफ्रिजरेशन का ऑप्शन हो, जहाँ पर ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करके तुम एग्जैक्टली मीट ले जा सकते थे, वो एनिमल नहीं, तुम उसका मीट काट के रेफ्रिजरेटेड शिप्स में रख के इधर से उधर फ्रोजन मीट के फॉर्म में ले जा सकते थे। अब इससे क्या हुआ, जो यूरोप के पुअर लोग भी थे वो लोग भी मीट कंज्यूम करने लग गए थे, मीट का ट्रेड भी आसान हो गया। और मीट जो कि एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ थी, जैसे कि आज के टाइम पे फरारी लेना हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। जैसे मीट कॉमन हो गया है आज भी, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत कॉमन हो गया था, क्योंकि शिपमेंट चार्जेस जो लगते थे, शिपिंग में प्रॉब्लम होती थी, वो सब किसने दूर किया, रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने। जिसकी ये देखो 2 इमेजेस यहाँ पर तुम्हें दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म।
कॉलोनियलिज्म, अभी मैंने बताया कॉलोनीज क्या होती हैं, जहां पर कब्जा हो। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक लैंड पर कब्जा करना। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि अभी तक तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बट अब लोगों के दिमाग में आ रही है खुराफात। वो खुराफात क्या थी कि हम कब्जा करेंगे, कॉलोनियलिज्म करेंगे। अब वो कब्जा करने के लिए लोगों ने बहुत अलग अलग मीजर्स अपनाए, जैसे कि अफ्रीका का ये मैप देखो, यहाँ पर थोड़ा जूम करो और ध्यान से देखो, ऐसे तुम्हें स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस कहीं कहीं पे दिखेंगी, स्ट्रेट लाइंस, बट ऐसा तो डिवीजन होता नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइंस कहाँ कहाँ हमें देखने क्यों मिल रही थी? क्योंकि 1885 में जितने भी बड़ी यूरोपियन पावर्स थीं वो मिलती हैं बर्लिन में और आपस में बैठ के मीटिंग करती हैं और अफ्रीका का कार्विंग करती हैं, यानी कि अफ्रीका को काटती हैं कि इतना पार्ट मेरा, उतना पार्ट तुम्हारा, सारी की सारी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने। कब? 1885 में। यहाँ से यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि वाई वर द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन इन 1885। तो आंसर लिखना होगा वो इसलिए वहां पर मिली थी क्योंकि उन्हें अफ्रीका का कैर्विंग अप करना था। आपस में वो अफ्रीका को बांटना चाहते थे और ब्रिटेन ने, फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज कब्जे में की, इसी तरीके से कब्जा करके फिर उसको आपस में बांट करके। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उससे काफ़ी कुछ हो रहा है, लोग नई चीज़ें ट्राई कर पा रहे हैं, नया चीज़ खा रहे हैं, ट्रेड हो पा रहा है, बट उसके साथ एक डार्क साइड भी है, एक बुरी चीज़ भी है जो है कॉलोनियलिज्म। देखो मैंने क्या बोला कि अफ्रीका की कैर्विंग अप हो रही है, अफ्रीका को लोग बांट रहे हैं, तो क्या अफ्रीका खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है? अफ्रीका के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोग इन्हें आके इनकी ज़मीन बांट रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। यही देखना है कि कैसे अफ्रीका पे लोगों ने कब्जा कर लिया। अरे जैसे पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने कब्जा किया अमेरिका पे, कैसे? स्मॉल पॉक्स डिजीज का यूज करके। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें यूज की गई, जिसमें एक डिजीज थी रिंडर पेस्ट, जो कि एक कैटल डिजीज थी, यानी कि जानवरों में फैलने वाली डिजीज थी। उसके पहले देखते हैं कि अफ्रीका में बैकग्राउंड कैसा है, कैसे वहाँ के लोग रह रहे हैं। एक्चुअली अफ्रीका एक काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल कॉन्टिनेंट था, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, अलग अलग रिसोर्सेज, और इतना बड़े लैंड पे काफ़ी छोटी सी पॉपुलेशन रहती थी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी पैसे कमाने के लिए, वर्क करने की, क्योंकि उनके पास खेती थी, लैंड था और उनके पास लिव स्टॉक था, कैटल्स थे, जानवर थे जिनको वो चराते, जानवर पालते और मीट चाहिए तो वही जानवर खाते, यानी कि पूरा एक सस्टेन्ड जिंदगी जी रहे थे खुद में ही। कोई ज़रूरत नहीं है पैसों कमाने के लिए, वर्क करने की। क्या ऐसी ज़िंदगी हमें मिल जाए, ऐसा सोच रहे होगे ना? बट देखो कैसे इस सिंपल लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं वो कॉम्प्लेक्स लोग जो आते हैं यूरोप से। क्यों यूरोप से लोग आते हैं यहाँ पर, इसके देखने हैं 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, आता है जो इंपॉर्टेंट है मैं वही तुम्हें पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, और साथ में याद करने का तरीका भी। क्यों अट्रैक्टेड थे यूरोपियंस अफ्रीका में? क्योंकि वहां रिसोर्सेस थे। रिसोर्सेस का शुरू के 3 लेटर उठाते, RES, इसी से रहेंगे 3 पॉइंट। पहले आर से वही रिसोर्सेस, कि यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू हिज वास्ट रिसोर्सेस ऑफ लैंड एंड मिनरल। यूरोपियंस इसलिए अट्रैक्टेड थे क्योंकि वहाँ वास्ट यानी कि बड़ा, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस था लैंड का और मिनरल्स का। RES, ई से वहाँ पे रहेगा इन एस्टैब्लिशमेंट, इसे एस्टैब्लिशमेंट, कि वो एस्टैब्लिशमेंट की होप में आए थे। जब वहाँ मिनरल थे तो उन्होंने एक होप लगाई कि वहाँ जाएंगे हम अच्छी खासी प्लांटेशन करेंगे, माइंस लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, इस होप में आए थे। तो यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। वहाँ आएंगे, वहाँ बनाएंगे और वापस से एक्सपोर्ट कर देंगे अपने लैंड पे, यूरोप पे। R हो गया, E हो गया, S अगला पॉइंट। अगले पॉइंट से मतलब था शॉर्टेज, कि वहां पे एक प्रॉब्लम थी, बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अ शॉर्टेज ऑफ किस चीज की कमी थी? शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। वहां पर है तो सब कुछ, बट वहां काम कराने के लिए जो लोग हैं ना वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो सस्टेन्ड लाइफ जी रहे हैं। वही था कि वहां पे लेबर की कमी थी। तो ये 3 पॉइंट्स RES याद रखने हैं। अब ये 3 पॉइंट्स RES से लड़ने के लिए क्या किया यूरोप ने? काफी दिमागदार लोग थे यूरोप के, उन्होंने उस जो वहां पर जो सिचुएशन थी जो बिल्कुल क्रॉस के जैसी दिख रही थी, उसको टिक करने के लिए क्या किया? याद कर लेंगे हम टिक से, टिक, TIC, इसी से याद करेंगे। सबसे पहला चीज जो किया वो था टी से टैक्सेस, हैवी टैक्स लगा दिया हर चीज पे। हर चीज, जैसे कि कुछ भी चीज तुम कर रहे हो, कुछ भी प्लांटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया कि तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते बिना, जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो। और पैसे कब आएंगे? जब तुम्हारे पास
जॉब हो, जब तुम काम करो तभी पैसे आएंगे। तो इसलिए वहां पे हर एक छोटी से छोटी चीज पे टैक्स लगा दिया। फिर टिक में TIC में अगला पॉइंट है आय। आय से है इनहेरिटेंस लॉज। तो इनहेरिटेंस लॉज को चेंज कर दिया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, बायो वाले स्टूडेंट को मालूम होगा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिट कर लेना, अपने फादर की दी हुई चीज ले लेना। तो वहां पर ऐसा हो रहा था, जो उनके उनके फादर्स का लैंड था वो बच्चों का लैंड रहता था, उस पर खेती करते थे। बट ये सब बिल्कुल हटा दिया गया और रूल लाया गया कि सिर्फ एक फैमिली मेंबर अलाउ किया जाएगा इनहेरिटेड लैंड पे वर्क करने को। तो बाकी मेंबर्स को जबरदस्ती करना ही पड़ेगा कहीं और वर्क। कैसे? पैसे के लिए, ताकि वो हैवी टैक्स को भर पाए। फिर टिक में था TIC में अगला सी से पॉइंट है कि कन्फाइंड कर दिया गया था लोगों को। कन्फाइंड का मतलब कि एक स्पेस में डाल दिया गया था, बाहर निकलने नहीं मिल रहा था। जैसे माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट फ्रीली। जो माइन वर्कर्स थे ना, उनको भी कन्फाइन कर दिया गया था कि तुम इतनी स्पेस में काम करोगे, कहीं इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स टिक का यूज करके वहां पर लोगों को यूज करने के लिए बनाया गया। अब उसके बाद ये सब तो वो कर ही रहे थे, किस्मत उनकी अच्छी रहती है कि एक चीज और आ जाती है, रीइंडर पेस्ट। रीइंडर पेस्ट है एक कैटल डिजीज, जो वहां पर लिवस्टॉक था ना अफ्रीका के लोगों के पास, जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी थे जानवर, उन्हें वो चराते थे, उससे जीते थे, खाते पीते थे। वहां पर वो जब डिजीज आती है तो फैल जाती है सारे के सारे कैटल्स में। और ये रीइंडर पेस्ट डिजीज इतनी खतरनाक थी कि जब ये एक जानवर को होती है, उससे दूसरे को फैलती है, उससे तीसरे को, और ऐसे करते 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 पूरे अफ्रीका की कैटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारी की सारी कैटल जब मर जाती है ना, तो जितने छोटे से छोटे लोग थे उन्हें भी काम करने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कैटल तक नहीं बचा था। तो बस आसान हो गया यूरोप का काम, और अब मोनोपोलाइज कर लिया था, हर जगह पर अपनी दादागिरी चलाने लग गए थे, क्योंकि लोगों को फंसा लिया था अपने जाल में। ये था कि कैसे उन्होंने अफ्रीका में लोगों को बेवकूफ़ बनाया या उनको फंसाया। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या किया उन्होंने। इंडिया से उन्होंने उठाए थे लेबर्स, जिसको बोला इंडेंचर्ड लेबर। समझो, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इंडेंचर्ड लेबर की डेफिनेशन, या फिर देख लो पहले डेफिनेशन। अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। मालूम है कुछ भी नहीं समझ में आया, अभी समझोगे। इंडेंचर्ड का मतलब होता है इन डेब्ट, कि ऐसा लेबर जो उधार में है, जो उधारी में जिंदगी जी रहा है, ऐसा लेबर। वही लिखा है कि आप बॉन्डेड लेबर की कुछ उधार में है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क, एक कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है काम करने के लिए किसी एम्प्लॉयर के लिए, कोई जो उसको जॉब दे रहा है उसके लिए वो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक, जिसमें उसको पैसा नहीं मिल रहा है, पर वो काम कर क्यों रहा है? क्योंकि वो एक बॉन्डेड लेबर है, वो एक इंडेप्ट लेबर है। यानी कि उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम उधार में हो। किस चीज़ के उधार में? टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम, कि जहां से उसको नए जगह पे ले जाया जा रहा है ना, उसका वो किराया, उसका वो शिपमेंट चार्ज समझ लो दे रहा है, उसका वो ट्रैवल चार्ज दे रहा है। तो वहां पर लेबर को इस तरह से बेवकूफ बनाया गया, हम तुम्हें एक नई जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, एंजॉय करोगे लाइफ, एक बिल्कुल नई लाइफ होगी, और जो हम ले जा रहे हैं, जो बिल्कुल तुम्हें फ्री में ले जा रहे हैं, इसके बदले उधार के तरीके बिल्कुल उसका एक वापस रिटर्न करने के लिए तुम्हें वहां पर एक टाइम लिमिट तक काम करना होगा। तो लोग यहाँ पे रेडी हो गए, बट असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या थी वहाँ की सच्चाई? देखो, वहाँ पर ट्रैवल कराया गया जब इंडिया से, तो प्रॉमिस उन्हें क्या किया गया था कि बस 5 साल तक वर्क करना होगा, उसके बाद तुम वापस आ सकते हो, या वहाँ पे उसी पे वहीं जगह पर जहाँ वो ले जा रहे हैं वहीं पे तुम्हें खुद का इंडिपेंडेंट लैंड दे देंगे, तुम आराम से काम करना। और उठा लिया कहाँ से? इंडिया के छोटे शहरों से, जैसे यूपी, बिहार और सेंट्रल इंडिया से, तमिलनाडु से, यहाँ से लोगों को उठाया और लेकर गए माइंस और प्लांटेशन पे वर्क कराने के लिए अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका में और ज़्यादा लैंड इतना बड़ा था, वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, तो वहाँ पे चाहिए ना लेबर काम करने के लिए, उसीलिए वहाँ पर इंडिया से लोगों को ले जाया गया। और ये एक इमेज तुम्हें दिख भी रही है कि इंडिया के लोग, यानी कि इंडेंचर्ड लेबर्स, काम कर रहे हैं कोकोआ प्लांटेशन में त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद क्या है? वहाँ अफ्रीका की एक जगह है। अब इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ये कैसे इंडेंचर्ड लेबर की वहाँ पे हायरिंग की गई। तो याद रखना, इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से कहाँ ले गए थे? कैरेबियन आइलैंड्स लेकर गए थे। वहाँ कैरेबियन आइलैंड पे उन्हें वर्क करना था, वहीं का नाम था कुछ कुछ जगह का त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम।
ट्रिनिडाद, गुयाना और सूरीनाम। यहाँ के एरियाज पे उन्हें वर्क करना पड़ता था। और कैसे इनको ले जाया गया था, उसके लिए 3 पॉइंट रहेंगे। पहला कि जो रिक्रूटमेंट थी, यानी कि इनको जो पकड़ा गया वो एजेंट्स के द्वारा किया गया था, जिनको एक कमीशन मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, एम्प्लॉयर्स से। दूसरा, ये सब क्यों भागे थे, ये सब क्यों रेडी हो गए थे जाने को, क्योंकि ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गरीबी और ऑपरेशन फेस कर रहे थे, खाने को पैसा नहीं था, इसलिए ये रेडी हो गए थे। और एजेंट्स जो थे उनसे झूठे प्रॉमिसेस करते थे कि वहाँ पर कंडीशंस बड़ी अच्छी होंगी, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी चीज़ें मिलेगी, बल्कि यहाँ पर तो सब कुछ अलग था। और तो और जो लोग नहीं भी जाना चाहते थे उन्हें भी कई बार फोर्स करके उन्हें ले जाया जाता था। Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants। अब ये सब के सब जब वहाँ पर फंस गए, ये सब वहाँ पे जाके फंस गए, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा प्रॉमिस किया गया था। ना वहाँ पे अच्छी लिविंग कंडीशंस थी, ना वहाँ पर लोगों को जाने मिल रहा था अपनी इच्छा के मुताबिक। तो वहीं पर यार जो आदमी जहाँ पर झेल रहा होता है ना, वहीं पर जीना तो है ही उसे, तो कुछ ना कुछ तरीके सोच लेता है जीने के। तो अब वो तरीकों पे क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पर कैसे इंडेंचर्ड लेबर्स ने एक नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया और नई जिंदगी जीने लग गए। उस पर 3 पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहला, Trinidad the annual Muharram procession was transformed into a rituous carnival called Hoseh, in which workers for all races and religions joined। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया? अरे समझो, देखो त्रिनिदाद, देखो वहां पर एक एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन था त्रिनिदाद में। कहाँ पे? इन त्रिनिदाद जो बताया ना एरिया था कैरिबियन आइलैंड पे, तो वहां पर एक मुहर्रम का प्रोसेशन होता था। मुहर्रम में लोग जाते थे, तो हम सब जानते हैं कि मुहर्रम में एक्चुअली इस्लामिक लोग जाते हैं, मुस्लिम्स लोग जाते हैं। तो बट वहां पर लोगों ने मुहर्रम को मॉडिफाई कर दिया, किसमें? एक कार्निवल प्रोसेशन में, एक बिल्कुल फेस्टिवल में, जिसका नाम रख दिया होसे। इमाम हुसैन के लिए नाम रखा होसे, जहां पर वर्कर्स सारे रेसेस और रिलीजन के ज्वाइन करते थे, सबके सब एक फेस्टिवल के तरीके से सेलिब्रेट करते थे, कोई रिलीजियस डिवीजन नहीं था। उसी तरीके से एक रिलीजन में उसको क्या माना गया था? रस्टाफरियानिज्म, जिसमें अमेरिकन जमैकन सिंगर बॉब मार्ले के द्वारा वो बनाया गया था, जिसमें सबके सब अब ज्वाइन करने लग गए थे। और कल्चरल लिंक दिखाने लग गया था वो इंडिया से, क्योंकि जो इंडिया के माइग्रेंट्स कैरेबिया आए थे वो लोग अब इंजॉय कर रहे थे किस पे? वहाँ के जमैकन सिंगर के गाने पे, जो नाम क्या था? रस्टाफरियानिज्म। थर्ड था चटनी म्यूजिक, जो चटनी म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कहाँ पे? त्रिनिदाद और गुयाना में, जो कि एक्सप्रेशन था, अपना एक्सप्रेशन था दिखाने के लिए कि हम कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसी क्रिएटिव चीज़ों का सहारा लिया वहाँ के लोगों ने, जिसमें से 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला, मुहर्रम प्रोसेसन को होसे बना दिया था, जिसमें सारे रिलीजन और कास्ट के और रेसेस के लोग ज्वाइन करते थे। दूसरा, द प्रोटेस्ट रिलीजन रस्टाफरियानिज्म रिफ्लेक्ट सोशल कल्चरल लिंक विद इंडियन माइग्रेंट टू कैरेबियन। जो एक प्रोटेस्ट होता था रस्टाफरियानिज्म, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया जाता था कि इंडियन माइग्रेंट्स और कैरेबियंस में क्या रिश्ता है। तीसरा, कई कल्चरल थिंग थी, जैसे कि चटनी म्यूजिक, जो एक और तरीका था अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ त्रिनिदाद और गुयाना में। अब ये जितने भी वर्कर्स थे यार, इसमें से ये लोगों ने नई लाइफ क्यों एक्सेप्ट कर ली? क्योंकि अगर ये भागते भी ना, कई लोगों ने भागने की कोशिश भी की जंगलों में वहाँ के, तो उन्हें जब पकड़ा जाता था, कुछ इक्के दुक्के तो निकल गए, बट जब इन्हें पकड़ा जाता था तो बहुत बुरी पनिशमेंट मिलती थी, इसलिए ये भागने से भी डरने लग गए थे। अब इस चीज़ का मैं तुम्हें प्रूफ दूं कि हाँ, इंडियंस उस टाइम पे इंडियंस वहाँ से ले गए थे वहाँ कैरेबियन आइलैंड्स पे, तो उसका प्रूफ सबसे अच्छा, यार तुम सब क्रिकेट देखते होगे, फुटबॉल देखो ना देखो, बास्केटबॉल देखो ना देखो, अपनी बगल वाली को देखो ना देखो, क्रिकेट सब देखते हो, तो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम उठाओ और वहाँ पे देखो कि कितने पुराने क्रिकेटर हैं जिनका नाम इंडियन बेस्ड लगता है, जैसे कि शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवन, इस तरह के नाम क्रिकेट टीम में मिलेंगे। उसी तरीके एक नोबेल प्राइज विनर थे वहाँ पे वीएस नायपॉल, जिनकी रूट्स इंडिया में पाई जाती थी, इनके 4 फादर्स इंडिया के ही थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रूफ थी कि इंडिया के लोग वहाँ पे थे। और ये देखो एक इमेज, ये इंपॉर्टेंट इमेज है जिस पे आ सकता है कि क्या था। तो ये इंडेंचर्ड लेबर थे, जिनको उनके नंबर से पहचाना जाता था, कुछ नाम से नहीं बल्कि एक नंबर से। और ये था एक कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर्स, एजेंट्स इंडेंचर्ड लेबर को दिखाते थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे। अगला
कि इंडिया के यार तो यहाँ पर दिखाई गई है कि गरीबी कैसे वहाँ से गरीब लोगों को उठा के ले जाया जाता था, बट इंडिया के कुछ अमीर लोग भी थे, एंटरप्रेन्योर्स थे अब्रॉड अलग अलग जगह पर। उसमें बस एक छोटा सा एग्जांपल आ जाता है कि कभी कभी लिखने को हु वर द इंडियन बैंकर्स या फिर हु वर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। बाहर के देशों में कौन थे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उनका बस दो नाम लिखना है, शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटाई शेट्टियार्स। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे किसमें, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करने में। ये इनका खुद का बिजनेस था। अगली सिर्फ पॉपकॉर्न के पैसे देने हैं यार, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस मेरा मतलब क्विजेस फ्री में इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि कैसे अगर ब्रिटिश मार्केट बढ़ता है तो इंडियन मार्केट कम होता है, फिर कैसे ब्रिटिश चाइना इंडिया और अपना खुद का फायदा देखता है ये सब में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश मार्केट बढ़ा तो इंडियन मार्केट कम हुआ। एक्चुअली ब्रिटिश ने कॉटन मैन्युफैक्चरर को बढ़ाना चालू कर दिया था, बढ़ाना बहुत ज़्यादा स्पेस में चालू कर दिया कि वहाँ पर कॉटन का इंपोर्ट बंद कर दिया और लोकल पीसेंट से बोला कि तुम कॉटन बनाओ। तो इससे क्या होता है कि जब टैरिफ लग गया क्लॉथ पे तो इंडिया के कॉटन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जब ब्रिटेन इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो इंडिया में जो कॉटन बनाया जा रहा था वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो ब्रिटेन नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया का घाटा होने लग गया था। और इंडिया का घाटा मतलब कि ब्रिटेन का घाटा, क्योंकि उस टाइम इंडिया पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो अब उन्होंने सोचा कि इंडिया का हम यूज़ कैसे करें, तो उन्होंने दिमाग लगाया। वो देखे कि चाइना से हम टी तो लेते ही हैं, टी का इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो यानी कि कुछ चाइना पहुंचा देते हैं कहीं से ताकि वो बैलेंस हो सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया में ग्रो किया काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में ओपियम यानी कि अफीम। 150 रुपया देगा। हाँ, अफीम को इंडिया में ग्रो किया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और एक टाइम पे इतना एक्सपोर्ट करने लग गए ओपियम यहाँ से, कहाँ, चाइना में एक्सपोर्ट इतना करने लग गए कि इंडिया 1820s में सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था किसका, ओपियम का, चाइना में। तो ध्यान से समझो कि इंडिया का जो लैंड था जिस पे ब्रिटिश का कब्जा था, वहाँ पर फ़ायदा लेने के लिए ओपियम उगाया, और वो अफीम को कहाँ एक्सपोर्ट किया, चाइना में। और चाइना की जो चाय थी, चाइना की टी, वो इन्होंने इंपोर्ट करी अपने ब्रिटेन में। तो इससे हो क्या रहा था, यहाँ इंडिया से उधर दे रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं, और इधर कुछ पैसे देकर चाइना से ले रहे हैं चाय। तो इस तरह से बैलेंस कर रहे थे, और इसी बैलेंस में उन्हें हुआ ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कुछ भी एक्स्ट्रा, फायदा। तो ट्रेड में फायदा कैसे हुआ, ये तो बैलेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे। फायदा इस तरह से हुआ कि जो ब्रिटेन यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट करता था ना, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती थी, और जो इंपोर्ट करता था उसकी वैल्यू काफ़ी कम, यानी कि जो खरीद रहा है वो काफ़ी कम में खरीदता था, और जो बेचता था वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा के काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यू में बेचता था। इस तरीके से करता था वो अपना फ़ायदा, और इसको कहते हैं मल्टीलैटरल सिस्टम। क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम, कि अपना जो घाटा हो रहा है वो किसी तीसरी कंट्री की हेल्प लेके सेटल करो। इस पर क्वेश्चन कई बार आता है, और इसको डिटेल में आंसर लिखने के लिए आओ देखते हैं डिटेल्ड आंसर। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, एंड विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल इट फाइनेंसेस टी एंड अदर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। यानी कि ब्रिटेन ओपियम लेके इंडिया में उगाता है ओपियम और बेच देता है चाइना को, फिर जो पैसे आते हैं उससे वो बैलेंस कर लेता है जो वो चाय चाइना से ही खरीद रहा था अपने पास, इंडिया में नहीं, अपने पास ब्रिटेन में। और वहीं ब्रिटेन क्या करता था, जो भी रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन इंडिया से अपने पास लेता था वो काफ़ी कम पैसे में लेता था, और वहीं जो वो इंडिया को देता था, जो भी चीज़ वो इंडिया में देता था, एक्सपोर्ट करता था, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखता था, जिसकी वजह से क्या हो, पैसों के डिफरेंस की वजह से टैक्स वगैरह लगा के एक्सपोर्ट का प्राइस ज़्यादा रहे ब्रिटेन के लिए, और इंपोर्ट काफ़ी कम पैसे में हो, जिससे उसको हो ट्रेड सरप्लस यानी कि फ़ायदा हो। तीसरा, दिस इज हाउ अ मल्टीलैटरल सिस्टम वर्क्स। क्या होता है मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम, एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी होगी। इट इज सिस्टम इन विच वन कंट्रीज डिफिसिट विथ अदर कंट्री इज सेटल्ड बाय इट्स सरप्लस विथ थर्ड कंट्री। मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरे के साथ जो घाटा चल रहा है वो कैसे सेटल हो जाए, तीसरे के साथ जो फायदा है ना। वैसे अब चाइना के साथ ब्रिटेन का घाटा क्यों हो रहा था, क्योंकि टी ले रहा था, तो उसको कैसे सेटल किया, इंडिया के साथ जो फायदा दिखा, इंडिया के साथ क्या फायदा कि ओपियम उधर बेच दिया, इस तरह से उसने सेटल कर लिया था। अब ये जो ट्रेड सरप्लस आता था उसका यूज़ क्या करता था, ये ट्रेड सरप्लस का यूज़ करता था ब्रिटेन
वहाँ जो इंडिया में ब्रिटिशर्स रह रहे थे उनका होम चार्जेस देने के लिए। तो ये था पॉइंट, इसका भी डिटेल्ड आंसर तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। खत्म हो चुका है टॉपिक 1 और टॉपिक 2। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से रहेंगे। सबसे पहला सिल्क रूट के बारे में लिखना होगा। दूसरा कि कैसे स्पेनिश पोर्टुगीज ने कैसे किया था, वो कैप्चर किया था स्मॉल पॉक्स की मदद से। फिर उसके बाद कॉर्न लॉस कैसे क्या था, इम्पैक्ट क्या था, कॉर्न लॉस हटने के बाद क्या हुआ, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। फिर टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए थे। फिर अफ्रीका में बिग यूरोपियन पावर्स क्यों मिली थी, याद रखना 1885 में मिली थी अफ्रीका की कार्विंग अब आपस में बांटने के लिए। और ये कब्जा अफ्रीका पर उन्होंने कैसे किया था, रिंडर पेस्ट की मदद से, कैसे वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया, टिक से मैंने याद कराया था, TIC से, जो एक बार रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ से। फिर इंडेंचर्ड लेबर के बारे में अगर लिखने आएगा तो वो भी मैंने बता दिया है, कैसे वहां पर इंडेंचर्ड लेबर ने अपना खुद का नया कल्चर बनाया था। क्या कल्चर वो करते थे ना, त्रिनिदाद में मुहर्रम प्रोसेशन, रस्ताफरियानिज्म और चटनी म्यूजिक, ये 3 पॉइंट लिखना होगा। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से रहेगा ट्रेड सरप्लस के बारे में, या फिर एक सिंपल लाइन में क्वेश्चन होगा हाउ अ मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क। तो बताया ना कि तीसरी कंट्री का यूज करके कैसे वो सेटलमेंट वर्क करता है। इंटर वॉर इकोनॉमी पे, यानी कि वॉर के बीच में इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा था, वॉर होते वक्त इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा था, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चली, हुई किसके बीच थी? 2 टीम बनी थी यार इस वॉर में। पहले टीम थी जिसका नाम था एलाइज, जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जिसे याद कर सकते हो तुम एक्रोनिम बर्फ से, BARF। B से ब्रिटेन, A से एलाइज पावर, R से रसिया, F से फ्रांस। तो बर्फ यानी कि एलाइज पावर वर्सेस कौन था? सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान टर्की। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान टर्की, इन दोनों में होती है लड़ाई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें ये नहीं देखना है कि क्या लड़ाई हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे खत्म हुई, नहीं, हमें देखना है कि ये वॉर की वजह से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। तो देखो, इसके लिए तुम्हें लिखने होंगे 5 पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स तुम ध्यान से समझो। पहला पॉइंट, दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी क्योंकि इसमें भारी मात्रा में गन्स का यूज हुआ था, टैंक्स का यूज हुआ, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स। तो इंडस्ट्रियल वॉर थी, यानी कि इंडस्ट्री में बनी चीजों का काफी भारी मात्रा में यूज हुआ और काफी ज्यादा लोग मारे भी गए। यही है सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। तो जितने भी लोग मारे गए ना, इसमें से ऑफकोर्स जब वॉर होती है तो हमेशा वर्किंग एज, जो यंग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको भेजा जाता है। तो जो एक पॉपुलेशन था एडल्ट लोग का, वो लगभग मार दिया गया था। तो अब जॉब्स किसे लेनी पड़ रही थी? वुमेन को, जो कोई कभी पहले सोच भी नहीं सकता था। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। वॉर के टाइम पे जब वॉर हो रहा है तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारा कंट्री अगर पार्टिसिपेट कर रहा है वॉर में, तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? तुम्हें वॉर रिलेटेड सामान बनाना पड़ेगा। तुम्हें गन, बंदूक, ये सब चीजें बनानी पड़ेगी, बॉम्ब्स, टैंक्स। ये नहीं कि तुम वहां पर कॉटन की फैक्ट्री खोल रहे हो, नहीं। तो सारी फैक्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा वॉर को दिमाग में रखते हुए। देन फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि वुमेन स्टेप्ड इन टू अंडरटेक जॉब्स दैट अर्लियर मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू। जो मैंने बता दिया, जब एडल्ट्स मार दिए जाएंगे तो वुमेन को आना ही पड़ेगा सामने। फिफ्थ, the war transformed US from being an international debtor to an international creditor। जो पापा का ATM चुरा के यूज करते हैं उन्हें मालूम है कि डेबिट का मतलब होता है पैसा निकाल लेना, क्रेडिट का मतलब पैसा सबमिट कर देना, जमा कर देना। तो US, यूनाइटेड स्टेट्स, पहले इंटरनेशनल डेप्टर था, सबसे पैसे मांग रहा था, उसको लेना पड़ता था, इंपोर्ट अपने कंट्री में करना पड़ता था क्योंकि वहां पर नहीं थे ज़्यादा रिसोर्सेस, ज़्यादा डेवलप नहीं था। बट वॉर के टाइम से वो बन जाता है क्या? इंटरनेशनल क्रेडिटर, लोगों को पैसे देने लग जाता है। यानी कि अब यूएस काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया था इस वॉर की वजह से। देन वॉर तो ख़त्म हो जाती है, वो हमें नहीं देखना है कि कौन जीता कौन हारा, हमें देखना है कि वॉर ख़त्म होने के बाद अब इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जब वॉर ख़त्म होती है तो वॉर के एंड में ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेब्ट्स आ जाते हैं, यानी कि उधार आ जाते हैं, लोन आ जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन लोन ले लेकर हर जगह से अपनी वॉर जीतने के लिए ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो अलग अलग उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने के लिए, तो उसको लोन लेना पड़ रहा था। फिर वॉर जैसे ही ख़त्म होती है ना यार, तो अभी जो जितने भी गुड्स थे कि जिसमें बॉम्ब्स, टैंक्स और मशीन गन्स ये सब बनाना था, तो वॉर होने के बाद तो ये इंसान बना के खाएंगे नहीं। तो क्या होता है
कि जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, जितने भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये सब चीज़ का प्रोडक्शन करने का, वो खत्म हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट जो मिली थी ना, वो बिल्कुल गिर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाती है, और इतनी ज़्यादा तरीके से बढ़ती है कि समझ लो ऑलमोस्ट हर 5 ब्रिटिश वर्कर में एक आउट ऑफ वर्क था, जो डाटा हमें तुम्हारी NCERT बताती है। आगे लिखा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमीज पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि सब के सब वॉर में शिफ्ट हो गए थे, और जो यूरोप था, जो सबसे ज़्यादा वीट को सप्लाई करता था, वो सप्लाई खराब हो जाती है वॉर के वक्त, और वीट प्रोडक्शन कहाँ पे चालू हो जाता है? देन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चालू हो जाते हैं। तो ग्रेन प्राइसेस जितने भी थे वो कम हो जाते हैं, जितने भी रूरल इनकम थी वो खराब जाती है, फार्मर भी लोन में आ जाते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वॉर जब तक चल रही थी तब तक तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वॉर हो रही है, इमरजेंसी की स्टेट है, सबको कुछ ना कुछ काम मिला हुआ था, एम्प्लॉयमेंट मिली थी। बट वॉर खत्म होते ही ये सारी एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाती है। फिर एक टाइम आता है इन सब को एम्प्लॉयमेंट वापस देने का, और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन का। क्या मतलब है मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन का? मतलब ये कि प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में हो, एक पूरी की पूरी एक सोसाइटी या पूरी एक कंट्री के लिए प्रोड्यूस हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में कंजम्पशन भी हो। इसके लिए अपनाया गया था एक मेथड जिसका नाम था असेंबली लाइन मेथड, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने। देखो क्या था, ध्यान से समझते हैं। तुम ये देखते होगे कि ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लोग खड़े होते हैं, और ऐसे एक बेल्ट ऐसे चल रही होती है जिस पे अलग अलग काम होता रहता है, और वो काम कर रहे होते हैं। एक आदमी का सिर्फ एक काम होता है कि अगर कोई बिस्किट के लिए वहाँ पर फ्लोर डाल रहा है तो आगे कोई बिस्किट पे लेबल लगा रहा है, तो आगे कोई बिस्किट पैक कर रहा है। ये क्या था? ये जो ये चल रहा है ना पूरा का पूरा बेल्ट, इसको बोलते थे हम लोग कन्वेयर बेल्ट। उस टाइम पे ये सब बिल्कुल नया आया था, और किसके दिमाग में आया था ये आइडिया? हेनरी फोर्ड के। कहाँ से आया था ये आइडिया? ये सुनो। उन्होंने जब देखा कि स्लॉटर हाउस में, शिकागो के स्लॉटर हाउस में, जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता था मीट के लिए, स्लॉटर हाउस में उन्होंने देखा कि जो बचर्स थे, यानी कि जो मारते थे ना जानवरों को, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो मीट एक कन्वेयर बेल्ट, उसी तरीके की बेल्ट से नीचे आ रहा है, और वो खट खट तुरंत काट दे रहे हैं पीसेस। तो उन्होंने देखा अगर ये दिमाग मैं फैक्ट्रीज में लगा दूं, अपने कार प्लांट में लगा दूं, जो कहाँ था? डेट्रॉइट में, और अपने नए कार प्लांट में लगा दूं, तो जो वर्कर्स हैं उनके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम भी होगा, और वर्कर्स के पास समय नहीं होगा काम डिले करने का। अगर काम ग्रुप में करना है तो डिले कर सकते हैं, बट अगर एक ऐसे असेंबली लाइन लगी हुई है या फिर एक ऐसे बेल्ट लगी हुई है जिसमें तुमको उस टाइम पे स्टैंप लगाना ही लगाना है, तो तुम वो स्टैंप लगाना मिस नहीं कर सकते। ये दिमाग लगाया था हेनरी फोर्ड ने अपने नए कार प्लांट में जो था डिट्रॉइट में। तो अब जब एक वर्कर एक कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़ा हुआ है तो उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो ब्रेक ले, या फिर किसी से अपने जो दूसरे वर्कर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात तक कर सके। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम में, 3 मिनट के टाइम इंटरवल में उनका काम कंप्लीट हो जा रहा था। बट इतना काम करते करते वर्कर्स की बैंड बज गई मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। थी। अब इसमें क्या करेंगे हेनरी फोर्ड, ये भी हमें देखना है। सबसे पहले एक MCQ याद कर लो। अगर पूछता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार कौन सी थी, मतलब इस मेथड से बनाई गई सबसे पहली कार कौन सी थी? T मॉडल फोर्ड। हाँ, बैक टू टॉपिक कि अगर अब वर्कर्स परेशान हो चुके हैं तो उनके लिए क्या करेंगे हमारे हेनरी फोर्ड साहब? उन्होंने उन सब की डेली वेज डबल कर दी, सबकी सैलरी डबल करके क्या कर दी? $5 कर दी इन जनवरी 1914। अब पैसा बढ़ा दिया तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं इस पैसे पे। और तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो ये चीज़ देखोगे कि कैसे अब ये असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन के मेथड, मास प्रोडक्शन यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पा रहे थे लोग, काफ़ी स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा था, तो काफ़ी एक बड़ी जनता के लिए प्रोड्यूस हो पा रहा था। सैलरी भले देनी पड़ रही थी, बट उससे हो क्या रहा है इवेंचुअली? उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है यार, अलग अलग लोग को नौकरी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, और जब पैसे मिल रहे हैं तभी तो लोग अलग अलग प्रॉस्पेरस चीज़ खरीद पाएंगे, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई और लग्जरी चीज़ हो। तो आगे यही बताया जाता है कि यूएस में लग्जरी चीज़ का प्रोडक्शन, जैसे कि कार्स, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेटर का बढ़ जाता है, वॉशिंग मशीन, रेडियोस, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ता है। और लोग खरीदते किससे हैं? हायर परचेज मेथड से। जिससे हायर परचेज मेथड, अरे जो आज के ज़माने में बोलते हैं ना EMI, यानी कि पहले खरीद लो और मंथली इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को सबमिट करो।
ये सब देखते हुए एक साइकिल क्रिएट हो गई थी यूएस में कि एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, लोग खरीद भी रहे हैं ज़्यादा, यानी कि कंजम्पशन डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, लोग बैंक से लोन ले रहे थे, अलग अलग जगह से लोन ले रहे थे और अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे थे। बट सब कुछ सही चल नहीं सकता क्योंकि ये है हिस्ट्री का चैप्टर और आ जाता है अगला बवाल जो था ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आ चुका है। वो डिप्रेशन नहीं जो तुम्हें आया था उसके जाने के बाद, वो डिप्रेशन जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हमें देखना, यानी कि पैसों की तंगी आ गई थी पूरे वर्ल्ड में। कब आया था टाइम पीरियड? 1929, द ग्रेट डिप्रेशन अराउंड 1929, और चला कब तक था? मिड 1930s तक। क्या क्या होता है इसमें, ये देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका कारण क्या था, किस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब किस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आता है, इस पर अभी क्वेश्चन आ सकता है 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट्स मेरे साथ देख लो। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अब तुम सोच रहे होगे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा खासा, तो वो कैसे ग्रेट डिप्रेशन ला सकता है, वो कैसे इकोनॉमी को हार्म कर सकता है? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा कर दोगे ना तो उसका प्राइस कम होगा। अब जब प्राइस गिरा तो लोग आसानी से खरीद पा रहे थे, बट जब प्राइस खरीदने वाले के लिए गिर रहा है वो फायदेमंद है ना, बट जो बेच रहा है उसको और इनकम करनी है। जब ओवर प्रोडक्शन हुआ सब लोग सस्ते में बेचने लग गए, तो सस्ते में बेच रहे थे लेकिन प्रॉफिट चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे ना, तो उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, फार्मर्स ने खूब ढेर सारा प्रोडक्शन करने लग गए, जिसके वजह से जो डिमांड थी ना, जो डिमांड थी लोगों में उससे भी ज़्यादा सप्लाई हो गई और कई सारा अनाज तो सड़ गया, पड़े पड़े सड़ गया, कोई खरीदा भी नहीं, और एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन बन गया एक कारण ग्रेट डिप्रेशन का। दूसरा पॉइंट है, मैनी कंट्रीज फाइनेंस दियर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएस। यूएस से काफ़ी लोग लोन ले रहे थे। अभी हमने देखा था कि वॉर के बाद यूएस क्रेडिटर बन गया था, लोगों को पैसा देना चालू कर दिया था। बट होता क्या है, जब ये ग्रेट डिप्रेशन आता है ना तो यूएस को पैसे की ज़रूरत है। अब यूएस अपने पैसे वापस लेगा ना, तो जब यूएस पैसे वापस लेता है तो बाकी कंट्रीज और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो द विथड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, मेजर बैंक्स एंड करेंसीज लाइक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग कोलैप्स्ड। वहाँ की यूरोप की जो करेंसीज थी और बैंक्स थे वो कोलैप्स कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि यूएस अपने सारे पैसे लेने की कोशिश करता है कि वो बच सके इस डिप्रेसिंग इकोनॉमी में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। अब यूएस तो पैसे ले रहा है, उसका बैंकिंग सिस्टम कैसे कोलैप्स हो गया? क्योंकि वो सबसे लोन रीपे नहीं ले पाया, सबसे लोन विथड्रॉ नहीं कर पाया, क्योंकि लोन कोई लोग रिपे नहीं कर पा रहे थे। Unable to recover investments, collect loans and repay depositors, thousands of banks were bankrupt and forced to close. कई यूएस के बैंक बंद कर दिए गए। तो ये थे 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब ग्रेट डिप्रेशन का काफ़ी बुरा असर पड़ा था लोगों पे। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने देखा था एक शानदार जादुई दुनिया जिसमें सब मास प्रोडक्शन कर रहे थे, लोग खरीद रहे थे, मास कंजप्शन हो रहा था। बट अब ये चीज़ जब आ गई तो उन लोगों ने एनालाइज किया कि अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो मास कंजम्पशन होते रहना चाहिए। कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही ज़्यादा तो ज़्यादा कंजम्पशन भी होना चाहिए। ज़्यादा कंजम्पशन कब होगा? जब उनके पास खरीदने के पैसे होंगे, यानी कि स्टेबल इनकम। और स्टेबल इनकम कब होगी? तभी जब उनके पास एक स्टेबल जॉब रहेगी, स्टेबल जॉब। अब वो स्टेबल जॉब के लिए अभी तक तो कंपनीज आगे आ रही थी, बट बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि अब गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी मास कंजम्पशन हो पाएगा। वरना प्रोड्यूस करते रहो, खरीदने वाले लोग ही नहीं रहेंगे और फिर से हमें ग्रेट डिप्रेशन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ता है हमारे इंडिया पे। पहला पॉइंट कि इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 to 34, यानी कि 1928 से 1934 में इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल हाफ हो गया, 50% गिर गया, क्योंकि प्राइसेस गिर गए थे। तो अब क्यों, जब हमारे यहाँ खुद ओवर प्रोडक्शन है, अमेरिका में, ब्रिटेन में खुद ओवर प्रोडक्शन है, तो इंडिया से कोई क्यों ले जाएगा? इसलिए यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिर गया 50% से। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, जो हम सब जान रहे हैं, प्राइसेस गिर गए थे। तीसरा पॉइंट, बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रिवेन्यूज, यानी कि
जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, उन्होंने तो टैक्स पर कमी नहीं लगाई, उन्होंने तो रिवेन्यू बराबर लिया। अब वो रिवेन्यू सबमिट करने के लिए, लैंड जिस लैंड पे काम कर रहे हो उसका रिवेन्यू सबमिट करने के लिए तुम्हें अपनी सेल तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसका एग्जाम्पल है फोर्थ पॉइंट की रॉ जूट वॉज प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज टू मेक गनी बैग्स। एक बैग बनाते थे जूट से, जूट के बैग्स जो बनते हैं वो बैग्स बनाते थे इंडस्ट्रीज में, बट जो इसका भी एक्सपोर्ट था वो भी 60% तक गिर गया था। और बंगाल के जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े लोन में आ गए थे, डेब्ट ट्रैप में आ गए थे। क्या था फोर्थ पॉइंट? रॉ जूट वर प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज टू मेक गनी बैग्स, इट्स एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड एंड प्राइसेस फेल बाय 60%, पीसेंट्स ऑफ बंगाल फेल इनटू डेब्ट ट्रैप्स। फिफ्थ पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट कि peasants used up their savings, mortgage lands and sold their precious jewelry to meet their expenses। अब होता क्या है कि जितने भी peasants वगैरह थे वो इतने परेशान हो चुके थे, वो अपनी ज्वेलरीज जो उन्होंने हीरे जो हालात तो नहीं बोलूँगा, जो उन्होंने सिल्वर गोल्ड रखे थे वो सब वो बेचने लग जाते हैं। यहाँ तक कि इंडिया से चालू हो जाता है एक्सपोर्ट होना, किधर? ब्रिटेन में, गोल्ड सिल्वर, कि ब्रिटेन की इकोनॉमी सही हो सके। तो सब मिला के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के साथ कुछ भी कर रहा था, और ये सब देखा नहीं गया हमारे बापू गांधी जी से। उन्होंने लॉन्च कर दिया था 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यार गांधी जी की सारी करतूत को। नेशनलिज्म इन इंडिया में फुल एनिमेटेड लेक्चर है, जाओ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें उसका भी लिंक। खैर आगे बढ़ते हैं कि डिप्रेशन से इंडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, बट अब हमें देखना है कि कैसे फिर हो जाता है एक और विश्व युद्ध, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू होता है दो टीम्स के बीच फिर से। अब ये दो टीम्स कौन सी थी? ये दो टीम्स थी, पहला एक्सिस पावर्स यानी कि नाजी जर्मनी, जापान और इटली। कौन कौन सी? जर्मनी, जापान और इटली, ये थी एक्सिस पावर। और फिर सेकंड एलाइज पावर, वही ब्रिटेन, फ्रांस और अब रसिया नहीं, उसका नाम क्या हो गया है? सोवियत यूनियन, और यूएस भी आ चुका है यहाँ पे। अब ये वॉर में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बड़ा वॉर होता है जिसमें 3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन मार दी जाती है। सोचो, वर्ल्ड की उस टाइम की 3% पॉपुलेशन सिर्फ एक वॉर में ख़त्म हो जाती है। और उस वॉर के बाद दो सुपर पावर्स वर्ल्ड की निकल के आती हैं। पहला यूएस, जिसके पास मिलिट्री इकोनॉमी सब कुछ था, और दूसरा सोवियत यूनियन, जो एक काफ़ी अच्छी कंट्री निकल के आती है। किसको हराने के बाद? अब नाजी जर्मनी को हराने के बाद। अब हमें देखना है कि वॉर तो सारी खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमें देखना है कि इसके बाद इकोनॉमी कैसे सही होती है, कैसे सब कुछ बराबर से ठीक होता है। तो उसके लिए किया जाता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? वो होता है माउंट वॉशिंगटन होटल में, जो ब्रेटन वुड्स यूएस में था, इसीलिए उसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईएमएफ बनता है और IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक बनता है। दोनों का काम क्या है? देखो, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो डील करेगा एक्सटर्नल सरप्लस से। सरप्लस मैंने बताया था, जो एक्स्ट्रा इनकम किसी भी देश की होती है, ठीक है? तो वो सरप्लस किस गरीब देश को देना है कि उसकी हेल्प हो सके, क्या करना है, ये सब कौन मैनेज करेगा? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अब वर्ल्ड बैंक बोलते हैं पॉपुलरली। वो किस लिए था? वो फाइनेंस करने के लिए था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, कि जहाँ जहाँ पर छिड़े हुए हैं उसे वापस से सही किया जाए, वापस से ठीक किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उसके लिए था वर्ल्ड बैंक। और यही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं लोग? उनका निकनेम दिया गया था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर वन लाइनर में कि व्हाट वाज ब्रेटन वुड्स ट्विंस, तो बता सकते हो द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वाज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आगे अब ये जो डिसीजन मेकिंग थी ना इन सब में, ये सब इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग हमेशा वेस्टर्न पावर की रही, क्योंकि वो लोग हमेशा पावरफुल थे। बट जैसे जैसे होता है डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस, डीकोलोनाइजेशन का मतलब बताया था, कॉलोनाइजेशन मतलब कि किसी का कब्जा हो, डीकोलोनाइजेशन वो कब्जा हटे। जब अफ्रीका, एशिया, इंडिया, यहाँ से जब कॉलोनाइजेशन हटता है, थोड़ा थोड़ा सा आज़ादी मिलती है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से डिमांड किया जाता है कि वो कंट्रीज़ तो ऑफकोर्स पहले से ही स्टैब्लिश्ड हैं, बट हमें अभी आज़ादी मिली है, हमें हमारी हेल्प करिए आप सब।
तो IMF और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपना ध्यान शिफ्ट कर देता है किधर, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, जैसे कि इंडिया, चाइना, एशिया के जितनी भी कंट्रीज थी। अब आए ना लाइन पे। तो अब इधर जब ध्यान उसका शिफ्ट होता है तो जो बड़ी पावर्स थी, हम सबको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं बड़ी पावर्स ने पहले इन कंट्रीज पे कब्जा किया था, और अब जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनकी हेल्प के लिए वो भी वो बड़ी पावर्स कंट्रोल कर रही हैं, तो वो क्यों उनका फायदा चाहेंगी। और इनडायरेक्टली उस समय भी यूएस यहाँ इंडिया और एशिया के रिसोर्सेस से फायदा लेता रहा। तो अब ये सब देखते हुए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अपना खुद का एक ग्रुप बना लेती हैं जिसका नाम होता है G77। G77 जो डिमांड करती हैं NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए जिसमें हमारा सच में अपना खुद का कंट्रोल, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट हम खुद का कर पाएं, फेयर प्राइस मिले हमें रॉ मटेरियल्स के लिए। ये नहीं कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेके भी जाओ और कुछ भी पकड़ा दो कि ले 20 रुपए और निकल यहाँ से, तो हम इस तरह से तो नहीं मानेंगे। और ये सब डिमांड कैसे रखी गई थी, एक ग्रुप बना के G77 नाम का, वन वर्ड में आ सकता है कि G77 नाम का ग्रुप, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप था उसका नाम क्या था, याद रखना G77। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू होता है। ये सबके बाद भी उसके लिए समझ लो सबसे पहले एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। तुमने देखा होगा कि पहले $1 1 रुपीस होता था, बहुत पहले अपने इंडिपेंडेंस के टाइम। अब $1 ऑलमोस्ट 80 रुपीस के बराबर आ चुका है। तो ये जो एक्सचेंज है, अगर हम $1 देंगे तो 80 रुपीस मिलेगा। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है? अगर ये एक्सचेंज रेट्स होते हैं नेशनल करेंसीज को लिंक करने के लिए। एक्सचेंज करने का जो रेट हुआ ना कि $1 देंगे तो 80 मिलेगा, ये कैसे हो रहा है? ये नेशनल करेंसीज, अलग अलग नेशन की करेंसीज को लिंक करने के लिए। तो एक्सचेंज रेट्स की डेफिनेशन इतनी सी है बस कि दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऐसा रहता है जो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा कि $1 इतना ही रहेगा, $2 इतना ही रहेगा। जैसे पहले उस टाइम पे, जिस टाइम पे भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस टाइम पे फिक्स था कि $1 1 रुपीस के बराबर रहेगा, बिल्कुल इक्वल। वहीं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स ऐसा रहता है कि जिसमें वो रेट जो है एक्सचेंज का वो डिपेंड करता है किस पे, मार्केट की सप्लाई पे और भी काफ़ी चीज़ों पे, जैसे गोल्ड पे। जैसे गोल्ड की वैल्यू कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है, उस पर डिपेंड होती है आज की करेंसीज। अब इन दोनों की डेफिनेशन कभी कभी आ सकती है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है? व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम। गवर्नमेंट फिक्स करती है और उसमें चेंज नहीं होने देती है। फ्लेक्सिबल, दीज रेट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन प्रिंसिपल विथआउट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता यहाँ पे, और ये चेंज होते रहते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से। अगर मान लो $US की ज़्यादा डिमांड है, $US बढ़ता जा रहा है, $US में ही ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो $US की वैल्यू बढ़ेगी। ये नहीं कि $1 1 ही रुपये रहेगा हमेशा। तो उस टाइम पे यही डिमांड थी यूएस की। यूएस ने बोला कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट हटाओ, हमें तो चाहिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और फिर ला दिया गया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया तो क्या इंडिया और हमारी जो चाइना और एशियन कंट्रीज हैं इस पर नुकसान हुआ? देखो एक्चुअली MNCs आने लग गई थी अब हमारे जैसे गरीब देशों में, क्योंकि यहाँ पर आसानी से मिल रहा था लेबर, यहाँ कम पैसे में लोग रेडी थे। इंडिया में आओगे तुम किसी से बोलोगे मेरे लिए काम करो, 10 रुपये दोगे रेडी हो जाएगा। वहीं तुम यूएस में जाकर दोगे, 100 रुपये भी दोगे तो वो लात मार के भगा देगा कि अबे भाग, मेरे पास $5,000 की जॉब वैसे ही से हैं। बट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी इंडिया चाइना में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी MNCs आ गई। अरे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, सिंपल भाषा में इंटरनेशनल कंपनीज, जो अलग अलग कंट्रीज में कहीं पर प्रोड्यूस करती हैं, कहीं पर मैन्युफैक्चर, कहीं पे पैकेजिंग और कहीं और पे सेल। तो यहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाता था, तो यहाँ पर होने लग गया मैन्युफैक्चर कई चीज़ों का। इसीलिए हर छोटी मोटी चीज़ों पे तुम्हें मिल जाएगा लिखा हुआ मेड इन चाइना। अब इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट 2 डिकेड के बाद फिर से अपनी इकोनॉमी को ठीक करने लग गए थे। वो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसी गरीब देश भी ठीक होने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर आने लग गई थी MNCs। ये सब जब हुआ, MNCs आई, हर कंट्री ठीक होने लग गई। यूएस तो ठीक था ही, वेस्टर्न कंट्रीज ठीक ही, अब ईस्टर्न नेशंस भी जब ठीक होने लग गए, तब अच्छी तरीके से सही मायने में हो पाया ग्लोबलाइजेशन। आज देखो असल में ग्लोबलाइजेशन है, एप्पल कंपनी अमेरिका की है, बट
यहाँ पर भी असेंबली होती है, यहाँ पर भी सर्विस सेंटर है, यहाँ पर भी सेल्स होती है, पूरे वर्ल्ड में सेल्स होती हैं। ये हुआ एक्चुअल मीनिंग में ग्लोबलाइजेशन, और ये हो गया एक्चुअल मीनिंग में चैप्टर खत्म। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही लिए हैं। थर्ड और फोर्थ टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें एक बार याद दिला दूं तो वो रहेगा सबसे पहले कि वॉर टाइम में क्या क्या हुआ। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल था, इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था। उसमें लिख देना 5 पॉइंट कि ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, कई लोग मारे गए, वुमेन को आना पड़ा काम करने, एंड वॉर की वजह से कैसे यूएस को फायदा हुआ। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन ग्रेट डिप्रेशन पे। ग्रेट डिप्रेशन के क्या क्या कारण थे वो तुम लिख सकते हो। ये एक इमेज, ये भी इमेज किसकी है, ग्रेट डिप्रेशन ये शो कर रही है 1936 की। देन उसके बाद तुम्हें आ सकता है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का, जिसके भी 5 पॉइंट मैंने बताए हैं। फिर आईएमएफ और क्या था, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स के बारे में लिखने आ सकता है। बस इतने ही रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, इमेजेस भी हमने बीच बीच में सारी देख ली हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं जितने भी सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज हो, एमसीक्यूज हो, चाहे वो इमेज बेस्ड हो, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक पीडीएफ में जाओ, वो वर्कशीट डाउनलोड करो हमारी वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com से या टेलीग्राम चैनल नो बकवास से। और प्लीज अगर हेल्प कर सकते हो तो डोनेट करो और हेल्प करो, क्योंकि यार सच में ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एक टीम लगती है। तो प्लीज़ हेल्प करना। नहीं कर पाओ तो यार अपनी टीम में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सबको दिखाओ कि भाई देख जाके पढ़ इस चैनल से जिसका नाम है क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।